रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। चर्चा करेंगे आज उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दौलत। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और उन 80 लोकसभा सीटों में से महज 32 सीटों पर ही बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई। जो बीजेपी 70 का पार आंकड़ा रख कर बैठी थी, लेकिन 36 से 37 सीटें अपनी तरफ करती हुई नजर आई। कामयाब हुई समाजवादी पार्टी। इस बीच देखा गया है कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं आजाद समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दरअसल नगीना लोकसभा सीट जो हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, इस सीट पर उन्होंने तकरीबन 1,51,000 के मतों से बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया और मायावती की मुश्किलों को उन्होंने बढ़ा दिया है। तो आज दौलत इसी को लेकर सवाल रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में खतरे की घंटी अब मायावती के लिए, उनकी पार्टी के लिए बन चुके हैं? मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया, क्या मान लिया जाए कि अब आकाश आनंद आने वाले समय में एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद पर वापसी करते हैं? तो क्या चंद्रशेखर आजाद उन्हें एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में भी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पूरा जो गेम है काफी इंटरेस्टिंग बन गया है कि किस तरीके से मायावती का वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद ने अपनी तरफ खींच लिया, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर दलितों की और पिछड़ों की आवाज उठाई और वो इतने देखा जाए तो पॉपुलर बन गए। लेकिन जो चीजें पहले कभी यहाँ मायावती के पास होती थी, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस उनका होता था, जिस तरीके सरकार उन्होंने यूपी में चलाई, लेकिन वो इन्फ्लुएंस अब धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद उसको एडमायर, उसको छीनते हुए यहाँ पर जो है नजर यहाँ पर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बीएसपी के लिए है कि जो सब कुछ बीएसपी के पास होता था वो एक अकेले आदमी के पास यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको सोचना होगा कि आकाश आनंद को हटा के कहीं गलती तो नहीं कर दी। हालांकि अभी के लिए आकाश आनंद की ये संभावनाएं हैं कि वापस से उनको यहाँ पर जगह मिल सकती है, वापस से उनको यहाँ पर उत्तराधिकारी और उनको बनाया जा सकता है, उनका कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर यहाँ चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किल खड़ी होंगी, क्योंकि दोनों युवा आपस में यहाँ भिड़ते हुए नजर आएंगे और अगर यहाँ दोस्ती भी हो सकती है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वापस से एक बड़ा गठबंधन उन दोनों के बीच हो जाए और सारे जो वोट जो उनकी लड़ाई की वजह से एसपी के पास जा रहे थे, कांग्रेस के पास जा रहे थे, या कह लीजिए बीजेपी के पास भी कुछ समय के लिए वो सारे वोट थे, वो अब हर जगह से हटके आजाद समाज पार्टी के पास आ जाएंगे, जिसका बड़ा फायदा विधानसभा चुनावों में होगा। और विधानसभा चुनावों में बीएसपी जो रुतबा पहले रखती थी यूपी में, वो रुतबा वापस वो अपनाती हुई नजर यहाँ पे आएगी। और आप देखेंगे कि लोकसभा में इस बार भले ही सीट नहीं मिली, लेकिन नुकसान इतना तगड़ा हुआ कि 10% वोट शेयर बसपा का घट गया और वो 10% वोट शेयर का 9% सपा को गया और 1% मात्र भाजपा ही उसको बुना पाई। और बाकी हमने देखा कि चीजें जो थी यहाँ पर नगीना लोकसभा सीट जो थी उस पर चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से विजय हुए। तो कहीं ना कहीं बीएसपी का कमजोर होना, मायावती का लगातार फैसले बदलना, लगातार उम्मीदवार बदलना, ये बड़ी खामियां थी जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर बीएसपी को पूरी तरीके से टेक ओवर करते हुए वो दिख रहे हैं। मालूम हो कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से ताल ठोकी। अखिलेश यादव इस सीट को उन्हें देना नहीं चाहते थे गठबंधन में रहकर, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनका साथ छोड़ते हुए अकेले निकल पड़ते हैं। ये वो सीट है जहां से मायावती भी शुरुआत करती हैं। साल 1985 में जिस तरह से वह आगे बढ़ती हुई नजर आई, दलितों की मसीहा वह बन गई, लगातार आगे बढ़ते बढ़ते। और देखा गया कि एक वक्त मायावती यहाँ से चुनाव लड़ती है लेकिन हार का सामना कर लेती हैं। लेकिन इनके सामने जिस तरह से कांग्रेस से दलित नेता मीरा कुमार और लोकदल से रामविलास पासवान उम्मीदवार थे और इन चुनाव में मीरा कुमार ने बाजी मार ली, सांसद बनने में वह कामयाब रही। लेकिन इसके बाद मायावती जिस तरह से यहां पर एक बार फिर से चुनाव लड़ती हुई नजर आई, 1989 में एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ती हैं और जीत हासिल कर लेती हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर इसी सीट से ताल ठोक दी, कहीं ना कहीं मायावती के नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आए चंद्रशेखर आजाद और अपने संघर्ष की कहानी वह जग जाहिर कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर यह कयास भी तेज हुए कि वह एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ अब वह रुख करना चाहेंगे। दिल्ली तक वह पहुंच चुके हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, वो आपको सुना देते हैं, वह क्या कुछ कहते हैं, देखिए जरा। वचन देख कहता हूँ, जिस दिन मुझे गोली लगी, जिस दिन मैं मर गया, उस दिन मैंने अपनी सारी खुशियाँ, सारे व्यक्तिगत सपने उठा के रख दिए और मैंने तय किया कि अब मेरा जीवन जो है, ये जो महापुरुषों ने मुझे दिया है, ये गरीबों, किसानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैं अपने जीवन का एक एक क्षण लगा दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, डांटता हूँ अपने साथी को, लेकिन उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं टीचर जो होता है वो
अपने बच्चों में जो जिन बच्चों को पढ़ाता है उनमें उम्मीद करता है कि ये उनसे बेहतर हो, उनकी गलतियों पर डांटता है। माँ बाप भी डांटते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा उनका बुरा चाहते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बेहतर हो, उनके जीवन में कोई मुसीबतें ना आए। तो मैं सबका धन्यवाद करूँ। किसी का मेरी वजह से मन दुखा हो, मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे कोई बुराई नहीं माफ़ी मांगने में। जिसका भी मेरी वजह से अपमान हुआ या जिसको मेरी वजह से जो है कोई पीड़ा हुई, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। आज नहीं, आज से पहले जब भी कभी हुए, इस चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले जिसको मेरी वजह से वो पीड़ा हुई हो, मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको वचन दे कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन आपके सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। और मैं वचन देता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में है, संविधान को छू भी नहीं पाएगा, बदलना तो बहुत दूर की बात। अगर अपने खून का कतरा चुका के संविधान को बचाना पड़ा, तो मैं विश्वास से दिलाता हूँ कि मैं चूकूंगा नहीं, अपने खून का कतरा चुका दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपका हूँ, भरोसा करो, मुझे लड़ने की ताकत दो मेरे बहुजन समाज के लोग। जिस तरह आपने मुझे नगीना में इज्जत दी है, एक बार मेरा साथ दे के देखो और मुझे कलम की ताकत दो। मैं आपको दिखाता हूँ कि भारतीय संविधान ने राजनीतिक शक्ति कितनी मजबूत बनाई है, उसके जरिए क्या 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 हो सकता है। मैं भावुक हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, मगर मैं विश्वास से कहता हूँ, जब तक मैं हूँ, जो भी बेहतर कर सकता हूँ उसके लिए लड़ूंगा। और मैंने पद प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। मैंने सिर्फ आपसे प्यार और आशीर्वाद, सहयोग इसलिए मांगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। बहुत सारे मीडिया के, बहुजन मीडिया के मेरे साथी, उन्होंने मेरी मदद की। भाई नीरज जी ने, भाई छोटे भाई विशाल ने, निरंजन ने, अंजुल ने, और भी तमाम साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबकी मदद का अभिलाषी हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की। और जिन जो हमारे नेता हैं नगीना के, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करो, थोड़ा सा समय ये काम खत्म करके फिर आता हूँ, जहाँ मैं आपको मेरी ज़रूरत होगी वहाँ खड़ा मिलूँगा। किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, मेरी गरीब परिवार के लोगों, मेरी माँओं बहनों, हमेशा आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। और जहाँ मुझे आवास मिलेगा, वो 24 घंटे खुला रहेगा, उसके दरवाजे आप सबके लिए। मुझे कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से, ना मैं को बहुत सुख सुविधा चाहता हूँ। मेरे परिवार को 2 रोटी मेरी गैर मौजूदगी में मिलती रहे बस। लेकिन मैं आपको इस गरीबी बेबसी में नहीं देखना चाहता। अब ज़्यादा जो जाति सहतन देखना चाहता। आप हर बहन बेटी इज्जत रखती है, उसके साथ अपमान नहीं देखना चाहता। हम भी चाहते हैं कि हमें सम्मान की ज़िंदगी मिले, घोड़ी पे बैठने, मूछे रखने, मटकी छूने पर किसी की हत्या ना हो, किसी की बारात ना रोकी जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी पे पेशाब ना किया जाए। आपने मेरे कहे से देश भर में विपक्ष को जिताने का काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि अब इस प्यार आशीर्वाद को बना के रखिए। मैं अपने कर्मचारी साथियों से भी कहता हूँ, हाथ जोड़ के, मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, आप मुझसे बैठ के चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए मेरे साथ बैठ के, कैसे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, आपका साथ महापुरुषों का सपना पूरा करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं कोई नौकरी नहीं करता, ना मैं कोई बिजनेस करता, ना मेरी कोई दुकान फैक्ट्री है। मैं बस 24 घंटे 7 दिन ये काम करता हूँ। रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग के सोचता हूँ किस तरह से महापुरुषों का सपना पूरा। और मैंने क्या नहीं सहा, व्यक्तिगत अपमान, गालियाँ, माँ को, बहन को, परिवार को, तमाम मेरे साथियों को, मेरे शुभचिंतकों को, क्या क्या नहीं सहा। लेकिन उनसे नहीं मैं डरता हूँ कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी, उन सब चीज़ों क्या असर है मेरे पास। चिकना खड़ा देखा आपने, कुछ ही फेंक दो, आप उतर जाएगा उसके ऊपर। लेकिन मेरे त्याग तपस्या को मैं जो दूसरी पार्टी जो लोग, उनको भी कहना चाहता हूँ, जब आप मेरी जगह होते तो शायद आपको एहसास होता कि मैं क्यों सोचता हूँ, मैं क्यों जाता था दूसरे लोगों के यहाँ। चाहता था कि महापुरुषों का मिशन भी बचा रहे, और मैं ये भी चाहता था कि ये जो तानाशाही सरकारें हट जाएं। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि जमीनी नेता कैसे होता है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि सच। अब यहाँ पर आखिरी सवाल
सवाल यही बन जाते हैं दौलत, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये कहा जा रहा है कि दलितों के लिए अब कहीं ना कहीं मायावती से हटकर नया मसीहा चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं। क्या मान लिया जाए 2027 में यूपी में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव तक चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को उतना मजबूत बना लेंगे जितनी मजबूत पार्टी बीएसपी नजर आई है। कांशीराम जी के नक्शे कदमों पर चलते हुए जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी को भी आगे किया मायावती की तरह, क्या ये मान लिया जाए कि चंद्रशेखर आजाद उन विधानसभा चुनाव तक मायावती की पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, या फिर मायावती की एक मजबूरी बन सकती है कि आजाद को वह अपनी तरफ लाना चाहेंगे? क्योंकि आजाद ने वक्त वक्त पर अपने इंटरव्यूज में ये तक कहा है कि कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब बहन जी कहेंगी कि वह उनके साथ आ जाए, पार्टी की कमान को संभालें। तो क्या मान लिया जाए कि अब मायावती की तरफ से वो पहल, वो कोशिश नजर आ सकती है जो आजाद बार बार यहाँ पर एक संकेत देते हुए नजर आए कि कैसे भी करके मायावती उन्हें एक बार फिर से अपने साथ बुला लें, अपने पास बुला लें? देखा जाए तो यहाँ पर मायावती, जब ये चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे तो इंडिया अलायंस ने काफी कोशिश की थी उनको बुलाने की। एनडीए ने भी यहाँ कोशिश की थी, कई लोगों ने कोशिश की थी कि दलित वोट जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ी ताकत मिलेगी, लेकिन वो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ना तो इंडिया के साथ जाएंगी ना ही इंडिया के साथ जाएंगी, खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस बात का नुकसान देखने को मिला बीएसपी के लिए, और अब ये विचार यहाँ बन सकता है कि वो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर के साथ कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन यहाँ पर करते हुए नजर आए, एक तरीके से गठबंधन में वो नजर आए, क्योंकि पार्टी को फायदा दे सकता है। अगर फायदा तो देगा, लेकिन जहां तक हमें मायावती का मिजाज समझ आता है, जिस तरीके से वो सारी चीजें अपने आप हैंडल करना चाहती हैं, यहाँ पर अकेले बीएसपी को जो है चलाना चाहती हैं। यहाँ पर हमने देखा है किस तरीके से बीएसपी को लेकर कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिव यहाँ पर रहती हैं कि पार्टी उनके ही हाथ में रहे, जिस तरीके से वो चाहते हैं वो चुनाव लड़े, यहाँ पर उनको किसी भी सीट का बलिदान ना करना पड़े, यही लगातार वो सोचती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हालात बिगड़ेंगे, बीएसपी अपना नाम, अपना काम खोती हुई नजर आई, तो बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि वो चंद्रशेखर आजाद का साथ अपना लें। और ये पहल जो है, ये कहीं ना कहीं जब आकाश आनंद या फिर कोई और यहाँ पर मोर्चा संभालेगा बीएसपी का, तब संभव हो सकता है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मायावती ने अकेले ही ताल ठोकी थी। इंडिया अलायंस से उन्हें प्रस्ताव मिले, लेकिन वह नहीं गई। एनडीए की तरफ भी उनका रुख नहीं रहा, लेकिन मायावती की पार्टी को बार बार बीजेपी की बी टीम भी कहा गया, लेकिन सिरे से सभी बातों को वह नकारती हुई नजर आई और अकेले अपने दम पर इन चुनाव को उन्होंने लड़ा, लेकिन उन्हें सियासी नुकसान हुआ। एक भी सीट पर बीएसपी इस बार जीत हासिल करती हुई नहीं देखी गई। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 10 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ हुआ है बहुजन समाज पार्टी का। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में एएसपी बीएसपी क्या वाकई में एकजुट हो जाएंगे या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूआईपी न्यूज।